चार बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। नंबर एक तो काजी फायदी साहब से मुताल्लिक है कि उन्होंने जो लार्जर बेंच बनाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ने, उन्होंने उस पर एतराज उठा दिया है। किसके कहने पर उठाया, इस बारे में 2 दिन पहले एक खबर आई थी। मैं हैरान हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा कि एक्चुअली वो खबर क्या कह रही थी, और ये बड़ा ही संजीदा मामला है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट एक और खबर ये है कि इमरान खान साहब ने आज आर्मी चीफ के साथ एक तकरीब में शिरकत की। 23 मार्च की जो परेड थी, और उसमें ज्यादा जो फैमिलीज होती हैं वो फौजियों की होती हैं जो वहां पे मौजूद होती हैं। उस तकरीब के बारे में बड़ी सख्त ड्यूटियां लगी हुई हैं कुछ सहाफियों की, हमारे दानिश्वरों की। उन्होंने एक एक तस्वीर निकाल के किस किस तरीके से उसको पोस्ट किया, पूरी उन्होंने कोशिश की कि साबित करें कि इमरान खान की और आर्मी चीफ की कोई लड़ाई चल रही है। लेकिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर वहां से निकले तो आर्मी चीफ ने जिस तरह उनको अलविदा किया, उनके साथ गाड़ी तक चलकर आए, उनके साथ बातचीत करते रहे, उसके बाद उनको सल्यूट किया, उनको गाड़ी के अंदर बिठाकर रवाना किया, तो वो भी सारी मिथ टूट गई। वहां क्या हुआ एक्चुअली वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले 2 खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इमरान खान साहब ने सहाफियों से मुलाकात की, उसमें उन्होंने कुछ और चीजें बताई हैं। मैं भी इंशाल्लाह इस्लामाबाद जा रहा हूँ अब कुछ अहम मालूमात कलेक्ट करने के लिए। कल और परसों आपको बड़ी अहम इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह देंगे, लेकिन अब तक के लिए जो सूरत हाल है उसमें इमरान खान साहब ने कुछ बड़ी अहम बातें की, उनको दिमाग में रखना पड़ेगा। एक उन्होंने कहा कि आखिरी कार्ड अदम एतमाद के दिन सुबह के वक्त भी आ सकता है। इमरान खान साहब ने कहा था ना कि उनके पास कार्ड्स हैं, उन्होंने शो नहीं किए। अपोजिशन से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उन्होंने अपने कार्ड शो कर दिए। कार्ड थे ही क्या कि मैं इत्तेहादियों को हम तोड़ देंगे या इमरान खान साहब के बंदे हम तोड़ देंगे। अगर बंदे तोड़ने से तो खामोशी से तोड़ते, जैसे यूसुफ रजा गिलानी के टाइम पे वो पता ही नहीं चलने दे रहे थे और फिर बाद में वोटिंग में वो निकल गए। लेकिन यहां पे ये कार्ड पहले शो कर दिया अपोजिशन ने, उन्होंने सबसे बड़ी गलती की। या तो शो कर दिए जानबूझकर, क्योंकि अपोजिशन में फूट पड़ गई है। चौथी खबर इस बारे में है, और अपोजिशन में जो फूट पड़ी है वो बड़ी मजेदार है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो सारा कुछ कह दिया मौलाना फजलुर रहमान को और शहबाज शरीफ साहब को, जिससे वो चिढ़ते हैं। क्या कहा, कैसे कहा? तनकीद तो उन्होंने इमरान खान पे की, लेकिन उन दोनों को अच्छा रगड़ा दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। और ये क्यों दिया है? क्योंकि उनको ये पता चल गया कि पीएमएलएन तो डील कर रही है। पीएमएलएन तो इस बारे में संजीदा ही नहीं है, वो तो डील कर रही है। और पीएमएलएन डील क्यों कर रही है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले इमरान खान साहब की खबर, वहां से हम इस मीलों का आगाज करते हैं। इत्तेहादियों ने इसी मुल्क में सियासत करनी है, यानी काफ लीग के बारे में, एमक्यूएम के बारे में और जीडीए और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बारे में इमरान खान साहब कह रहे हैं अवामी राय के खिलाफ जो भी जाएगा वो अपना बड़ा सियासी नुकसान करेगा। 70% अवामी राय अपोजिशन के खिलाफ हो चुकी है, ये इमरान खान साहब का मानना है। 27 मार्च के बाद जब एतवार वाले दिन वो जलसा करेंगे तो उसके बाद ये अवामी राय 90% हो जाएगी जो अपोजिशन के खिलाफ होगी। नवाज शरीफ ने लिफाफा सहाफत का आगाज किया, क्योंकि बात तो उसको करनी नहीं आती। वो लिफाफे देकर सहाफियों से कहता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे मुश्किल सवाल ना पूछना। अच्छा, इस बात को तो मैं भी गवाह हूं कि मियां साहब जब भी कभी इंटरव्यू देने के लिए करते थे तो पहले वो परवेज रशीद साहब और कुछ और लोग हैं, उनकी टीम बनी हुई है, वो कहते नहीं सवालनामा लेकर आए। वो सवालनामा उनके सामने रखा जाता था, फिर वो उसके ऊपर क्रॉस करके तो उसमें कहते थे ये सवाल पूछें और ये ना पूछें और ये वाले पोर्शंस को करें और ये वालों को छोड़ दें। वो बार बार ये करते थे। फिर मियां साहब को बार बार बीच में वो टोक के, जैसे तलत हुसैन एक इंटरव्यू कर रहे थे तो एहसन इकबाल बार बार बीच में टोक के मियां साहब को बता रहे थे कि ये कह लें, तो तलत हुसैन ने कहा कि उनको बोलने दें यार, वो लीडर है आपके। तो फिर मियां साहब ने कहा नहीं मैं बात करता हूं ना। तो ये बार बार टोकते भी हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं। बहरहाल जो मियां साहब का है ये आदत तो है, और वो अपने सहाफियों को उन्होंने करीब रखा हुआ होता है, उन्हीं का नाम लेते हैं सबसे पहले, जी आप बात करें, फिर आप बात करें, फिर आप बात करें। वो अपने सहाफियों को मौका देते हैं, बाहर से किसी और सहाफी को सवाल नहीं करने देते। जब भी मैंने कभी सवाल करने की कोशिश की तो बड़ी दिक्कत आती थी और बारी नहीं आती थी हमारी सवाल करने की, और वो कोशिश करते थे कि उससे पहले पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ही खत्म हो जाए। मियां साहब ऐसा तो करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे कोई मुश्किल सवाल ना पूछ ले। इमरान खान साहब ने ये कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब सहाफियों को इसलिए अकोमोडेट करते थे। मीडिया का जो किरदार होना चाहिए, बदकिस्मती से मीडिया वो किरदार अदा नहीं कर रहा। कुछ मीडिया मालिकान के बिजनेस इंटरेस्ट हैं, वो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अभी तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई और मैं इस्तीफा दे दूं, यानी मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा। ये कहने वाले कि मैं इस्तीफा दे दूंगा वो मुझे जानते नहीं है। फिर ये कहना मेरी तौहीन है कि मैं सरेंडर करूंगा,
और उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलना, उनके साथ मुशावरत करना, बैठना मैं पसंद ही नहीं करता। मुशावरत तो बहुत दूर की बात है, वो इसको भी तौहीन समझ रहे हैं कि एक मुजरिम के साथ बैठकर वो मुशावरत करें मुल्की मामलात के ऊपर। अपोजिशन को मालूम ही नहीं है कि अदम एतमाद के दिन उनके कितने लोग रह जाएंगे। ये भी इमरान खान साहब ने कहा। मुझे हुकूमत के जाने या ना जाने का इसलिए खौफ नहीं है कि मैंने चोरी करके जायदादें नहीं बनाई, अपने घर में रहता हूं, घर का खर्चा खुद उठाता हूं, मेरा कोई रिश्तेदार हुकूमती ओहदे पर नहीं है। जब तक जिंदा हूं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, किसी भी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। अब जरा आ जाए पॉलिटिकल सिनेरियो पे। पीएमएलएन ने इस बात का अंदाजा कर लिया था कि ढोल उनके गले में डल जाएगा और बचाएंगे सारे। यानी पीएमएलएन को यह पता चल गया था कि वजीर आजम का ओहदा मिल रहा है नून लीग को, फजल रहमान को बनाया जा रहा है सदर पाकिस्तान, बाकी सारी वजारतें तो बाकी लोग लेकर जा रहे हैं। कोई ये वजारत मांग रहा है, कोई एमक्यूएम मांग रही है, कोई काफ लीग मांग रही है, कोई एएनपी मांग रही है, कोई फजल रहमान मांग रहे हैं, कोई पीपल्स पार्टी मांग रही है। तो वजारतें तो सारी हम उन पार्टियों को दे देंगे, तो हम डिलीवर कैसे करेंगे? और अगर इससे एक साल के अंदर जितनी भी बदनामी होगी, जितना भी ढोल बजेगा या जितना भी शोर शराबा होगा, एंड में ढोल तो शहबाज शरीफ साहब के गले में है, वजारती उस्मा तो उनके पास है। तो पीएमएलएन ने कहा कि इतनी बड़ी बदनामी लेने की कोई जरूरत नहीं है, करना यह चाहिए कि इसी मौके से फायदा उठाते हुए कोई डील ले लें। और उसके लिए फिर उन्होंने जोर लगाना शुरू किया, इदारों को बीच में डालने की कोशिश की। शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो बहुत तेजी से, जिसको इमरान खान साहब कहते हैं कि वो पॉलिश तेज कर दी है उन्होंने बहुत तेजी से एस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित की कोशिश की, उनको मीठी मीठी शक्लें बनाकर दिखाई, उनको अच्छे अच्छे बयानात बताए। ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब जनरल बाजवा की बहुत इज्जत करते हैं और जनरल बाजवा इस बात का बड़ा एहतराम करते हैं। यानी इस किस्म के स्टेटमेंट्स दिए। सोशल मीडिया पे कोई कह रहा था कि मियां साहब यही ना कह दे कि नवाज शरीफ साहब ने अपने बाजू पे ब्लेड से जनरल बाजवा लिखा हुआ है। तो ये इस किस्म के भी लतीफे चल रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को इस बात का अंदाजा हो गया कि अगर ये हुकूमत मिल गई तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा और इमरान खान साहब मकबूल हो जाएंगे, जैसा कि वो भी हो रहे हैं। और इस बात से अंदाजा लगा के उन्होंने कोशिश की कि कुछ ना कुछ करके एक ऐसा एनआरओ ले लिया जाए कि हम इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराते, हम तहरीक अदम एतमाद वापस ले लेते हैं, उसके बदले में हमें गिरफ्तार ना किया जाए, हमें अगले इलेक्शन के अंदर फ्री एंड फेयर चांस दिया जाए, मियां नवाज शरीफ साहब को वापस आने दिया जाए, हमारे केसेस में नरमी बरती जाए और हमारे लिए पॉलिटिक्स को आसान किया जाए। ये केसेस बेसिस जो हमारे पर बने हुए हैं, इनसे हमारी जान छूट जाए। अब इसको आसान जुबान में तो एनआरओ कहते हैं। तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को कायल करने की कोशिश की, हमें बिठाएं, हम इमरान खान को छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं, हम उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं लेकर आते। लेकिन उसके लिए इमरान खान हमारे साथ बैठे और बैठकर हमारे साथ बातचीत करे। और ये वो चीजें हैं जो हमारी आप मान लें कि हमारे साथ ये जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, वो तो यही कहते हैं। लेकिन अगर आप तहकीक करें तो पता चलता है कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब रुपए आए हैं। अब वो कहां से आए हैं? ये तो कोई सियासी इंतकाम नहीं हो सकता। लिहाजा मियां शहबाज शरीफ साहब ने पूरी कोशिश की, पीएमएलएन ने भी कोशिश की, बात बनी नहीं। इमरान खान साहब ने साफ कह दिया है कि एनआरओ तो नहीं दूंगा, साथ बैठूंगा भी नहीं। इसको भी तौहीन समझता हूं, हार मानने को और इस्तीफा देने को भी तौहीन समझता हूं। आ जाओ मैदान में, आप लोग मुझे जानते नहीं हो, आपने अपने पत्ते शो कर दिए, गलती कर दी, मेरे पत्ते अभी मेरे पास हैं। हो सकता है कि आखिरी पत्ता शो करूं मैं जाकर उस दिन जिस दिन वोटिंग हो, और 27 मार्च को मैं और पत्ते शो करूंगा, ये इमरान खान साहब ने क्लेम किया है। अब ये है सारी सिचुएशन। पीएमएलएन एक ऐसी जमात है जो ऐसा लगता है कि डील ढूंढ रही है इस सारी सूरत हाल में। और एक खबर भी छपी है, वो खबर जो है वो छपी है, अंसार अब्बासी साहब ने छापी, और उस खबर में अंसार अब्बासी साहब ये फरमाते हैं कि कुछ ऐसा किया जा रहा है कि कौमी एजेंडा के लिए हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात में मदद देने पर एस्टेब्लिशमेंट रजामंद हो गई है। एस्टेब्लिशमेंट को रजामंद किया गया है, इस बारे में क्लैरिटी नहीं है कि किसने रजामंद किया है, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अपोजिशन ने ये रजामंदी की है। अब उसके अंदर क्या मिलेगा अपोजिशन को, क्या जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे? और फिर इस खबर में ये भी लिखा है कि आने वाले वक्त में इदारों में जो अहम तकर्रियां हैं उस हवाले से भी मुशावरत हो जाएगी। यानी वो तो इख्तियार इमरान खान साहब के पास रहेगा, खास तौर पे आर्मी चीफ की तकर्री का मामला है ना। अब आज के दिन ये खबर छपती है, आज ही के दिन इमरान खान साहब और आर्मी चीफ दोनों इस खबर की तरदीद कर देते हैं। आर्मी चीफ क्या कहते हैं? आर्मी चीफ बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं कि इस तरह की कोई चीज नहीं हो रही। यानी उन्होंने गैर रस्मी बातचीत में नौजवानों से
जो कहा वो ये कहा कि सियासतदानों को आपस में तय करने दें, फौज मुदाखलत नहीं करेगी, और फौज सियासी मामलात में मुदाखलत करे तब भी गालियां, ना करे तब भी गालियां पड़ती हैं, ये आर्मी चीफ ने कहा। तो उन्होंने तो कहा कि हम इससे बाहर रहेंगे, और इमरान खान साहब ने साफ कह दिया कोई एनआरओ नहीं है मेरे पास, मैं इनको कुछ नहीं देने वाला, मैं जीतने जा रहा हूं, ये हारने जा रहे हैं, भारत मैं इनको कुछ नहीं दे रहा। उन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया इमरान खान ने। अपोजिशन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी उनको छेड़कर, और उनको सियासी तौर पे वापस जिंदा कर दिया है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस बात की भनक पड़ गई कि जनाब अपोजिशन तो अब किसी और तरफ जा रही है, और नून लीग तो कोई डील वील लेने के चक्कर में है। तो वो इमरान खान साहब पे बहुत तनकीद कर रहे थे वहां मालाकंड में जलसा करते हुए खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन इमरान खान साहब पे तनकीद करते करते उन्होंने 3-4 ऐसे जुमले बोले, 4 जुमले, जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बोलने की जरूरत क्या थी। नंबर 1, उन्होंने कहा कि गेट नंबर 4 को नहीं खटखटाऊंगा। कौन खटखटा रहा है? किसको वो कह रहे हैं कि वो गेट नंबर 4 को खटखटा रहा है? ये इल्जाम तो हमेशा नून लीग पे लगता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं काला कोट पहनकर अदालत नहीं जाऊंगा। काला कोट पहनकर अदालत तो मियां नवाज शरीफ साहब गए थे और यूसुफ रजा गिलानी को निकालने के लिए गए थे। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है उनका। तीसरा जुमला उनका ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को डीजल इमरान खान कहते हैं, यानी उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को डीजल कह दिया जलसे में। यानी कहने का ये भी तरीका होता है ना कि वो देखो वो तुम्हें डीजल कह रहा है, तो बता तो दिया कि तुम्हें डीजल कह रहा है या तुम्हारा नाम डीजल है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी समझदारी से मौलाना फजलुर रहमान साहब को डीजल कह भी दिया, और उस पे एहतजाज भी छोटा सा रिकॉर्ड करवा दिया, और साथ ही साथ ये भी कह दिया। और इमरान खान कहते हैं कि शहबाज शरीफ को बूट पॉलिश करने वाला कहते हैं, नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो अब शहबाज शरीफ को बूट पॉलिश करने वाला भी उन्होंने दूसरे अंदाज में बिलावल ने कह दिया। तो बिलावल ने वो सारा कुछ कह भी दिया और कुछ कहा भी नहीं। लेकिन ये 4 जुमले अगर कोई समझे तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी ने भांप लिया है कि हमारे पैसे भी जाया करवा दिए, यानी पैसे हमारे लगवा दिए सिंध से बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो काबीना के मेंबर थे उनके बकौल पैसे जहाजों में भर के सिंध हुकूमत लाई, पैसे दिए सिंध हुकूमत ने, और जाया कौन करवा रही है? PMLN। दूसरी जानिब जो मरियम नवाज साहिबा है वो बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंटली रिएक्ट कर रही हैं, और उनके ऊपर एक इल्जाम लगाया 2 दिन पहले एक सहाफी फयाज रांझा ने। ये इल्जाम उस वक्त लगा जब लार्जर बेंच बनाने के लिए कहा गया था अदालत में, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब लार्जर बेंच बनाने की बात हुई तब ये इल्जाम उन्होंने लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ मुलाजिम सहाफी हैं मरियम नवाज के, जिनके जरिए से पैगाम पहुंचाया गया है काजी फायज ईसा साहब को, और काजी फायज ईसा साहब के भी वो सहाफी बहुत करीब हैं, और वो सहाफी वही हैं जो चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चलाते रहे हैं गुज़िश्ता दिनों जब काजी फायज ईसा साहब का मामला था, और PMLN के बहुत करीब हैं। तो उन्होंने कहा कि काजी फायज ईसा साहब से राब्ता करके इस सारे बेंच को जो लार्जर बेंच बनने जा रहा है उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो काजी फायज ईसा साहब ने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूं, खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। उन्होंने खत लिख दिया जस्टिस ईसा ने। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए तश्कील दिए गए बेंच पर एतराज है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस को 3 सफहात पर मुश्तमिल एक खत लिखा है जिसमें इस बात पर रोशनी डाली गई कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए तश्कील दिए गए 5 रुकनी बेंच में ऐसे जजेस शामिल हैं जो अदालत की सीनियरिटी लिस्ट में 4थे, 8वें और 13वें नंबर पर हैं। अब ये वैसे सवाबदीद तो चीफ जस्टिस साहब की है कि वो क्या बेंच बनाते हैं और किसको उसमें शामिल करते हैं। काजी फायज ईसा साहब तो हुकूमती केसेस से अपने आप को दूर ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि उनको बाइस्ड करार दिया गया है, और हुकूमती वकला भी ये समझते हैं, हुकूमती अराकीन भी ये समझते हैं कि काजी फायज ईसा साहब इमरान खान साहब के मामले में खास तौर पे एक मुतासिब राय रखते हैं। तो वैसे भी एक सवाल है कि क्या कोई जज खुद एतराज कर सकता है कि मुझे इस बेंच के अंदर शामिल करो, इस ख्वाहिश का इजहार कर सकता है? ये तो खुद एक बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट बन जाता है। लिहाजा काजी फायज ईसा साहब ने वही किया जिसके खदशे का इजहार एक सहाफी ने 2 दिन पहले कर दिया था। अब ये मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है। उस सहाफी ने कहा कि मरियम नवाज ने राब्ता किया चंद सहाफियों से जो काजी फायज ईसा साहब के बहुत करीब है, और काजी फायज ईसा साहब इस मामले को मुतनाज़ बनाएंगे, उसने ये कहा, और 2 दिन गुजरने के बाद वही हो गया।
तो इसके ऊपर बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए कि ये किस तरह से चल रहा है अदालती निजाम, और क्या जजेस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, उनके ऊपर दबाव डाला जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। तो नाज़रीन, आखिरी खबर जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो मैं आपको बताऊंगा अगले 3 व्लॉग में आपको बताऊंगा एक बड़ी जबरदस्त चीज। एक तो पूरी की पूरी आपकी इत्तेहादी जमातें, जितने MNAs जाकर मिले अपोजिशन के साथ हुकूमत की तरफ से, वो सारे के सारे इररेलेवेंट होने वाले हैं और उनको एक बहुत बड़ा झटका भी लगने वाला है। थोड़ी सी मैं खबर में चोर कर दूं, अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा, लेकिन तब तक के लिए ये आपको बताता जाता हूं कि इमरान खान साहब जब तशरीफ लाए आज 23 मार्च की परेड के लिए, तो कुछ तस्वीर जो है उनके ऊपर बड़ा काम किया नून लीग के सोशल मीडिया ने, उनके जो दानिश्वर हैं उन्होंने, उनके जो सहाफी हैं उन्होंने, टुकड़े वाले, उन्होंने बड़ा काम किया। उन्होंने कहा देखें जी इमरान खान को उधर खड़ा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सारा कुछ उन्होंने कहा। लेकिन जब वापसी पे वो इमरान खान साहब को जनरल बाजवा साहब ने जिस तरह अलविदा किया, तो उस पे सब दंग रह गए। तो बिल्कुल नॉर्मल ताल्लुकात हैं, बज़ाहिर ऐसे ही दिखाई देता है, लेकिन एक चीज है जो एक्सेप्शनल है। मियां नवाज शरीफ साहब की एक फुटेज दिखाई गई जिसमें मियां साहब आए इसी तकरीब में शिरकत के लिए, तो कोई ताली नहीं बजी, कोई आवाज नहीं आई, किसी ने वेलकम नहीं किया, सिर्फ एक आवाज थी जो परेड कर रहा था, जो इस्तकबाल कर रहा था उसकी। जबकि आज जब इमरान खान साहब आए तो वहां पे फौजियों की फैमिलियां होती हैं ज्यादातर, तो इतनी सीटियां और तालियां बजी हैं कि बहुत देर तक सीटियां और तालियां बजती रही जब तक कि इमरान खान साहब अपनी जगह पे पहुंच नहीं गए। तो इस्तकबाल का जमीन आसमान का फर्क था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पाकिस्तानी टीम एकदम ग्राउंड के अंदर आती है और या फिर कोई मुखालिफ टीम ग्राउंड के अंदर आती है तो इतना शोर नहीं मचता, तो जब कौमी टीम आती है तो बहुत शोर मचता है। तो इस तरह का फर्क था मियां नवाज शरीफ की और इमरान खान की आमद में, एक ही जगह पे, एक ही ग्राउंड में, एक ही तरह के इवेंट में, एक ही तरह की फैमिलीज के बीच में। तो इस फर्क ने आज बहुत सारी चीजें और क्लियर कर दी हैं कि एक्चुअली पल्स क्या कह रही है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।